नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं एसएससी जेईई के लिए। टेस्ट सीरीज कुछ इस प्रकार है कि आपको क्वेश्चन देंगे, कुछ समय देंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से रहिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चंस, बहुत फायदा होगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू दैट ड्राई स्टेट इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सैचुरेटेड मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वाटर के कारण उसके वाइड्स में पूरा पानी भरा हुआ है और तब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ड्राई स्टेट में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होता है। तो बताइए आप लोग क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। थिक्सोट्रॉपी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। सॉइल को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है, उसकी नेचुरल स्टेट में है, अपने इन सीटू कंडीशन में, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन क्या होता है, अगर हम उसको रिमोल्ड कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ एकदम घट जाती है फिर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ फिर से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के दबने का गुण ही कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। हार्डनेस, पेनिट्रेशन और स्क्रैच को वियर करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम ऑफ 6 मीटर स्पान। कैंटिलीवर बीम है और उसका स्पान 6 मीटर है और क्या कह रहा है, इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन। कोई भी पॉइंट लोड जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन है और जो है यही लग रहा है, तो कह रहा है कि एट द फ्रिंज पे लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन एट द फ्रिंज विल बी। अरे यार ये तो कुछ नहीं, एक आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आपका एक जो है 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, ये 6 मीटर स्पान है इसका। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपका EI दिया हुआ है थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ में समान है। तो आपको पता है डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL3/3EI। यही तो होगा पॉइंट लोड के कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा, W आपका 40 किलो न्यूटन है, L आपका दिया 6 मीटर, क्यूब कर दीजिए अपॉन 3, EI कर दीजिए। तो आंसर आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ जाएगा, निकाल देते हैं। 216 × 40/3। यही आ रहा है क्या, हाँ पहला ऑप्शन आपका दिया है 2880/EI। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 456/2000 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शैल बी टेकन एज। बताइए आप दोनों बताइए, कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो देखिए, अगर कैंटिलीवर बीम का कह रहा है तो L क्लियर लीजिए, फिर जो है इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। L क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 आपका होता है कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव लेंथ। और यही सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो L क्लियर प्लस जो है इफेक्टिव डेप्थ और L क्लियर प्लस B1/2 और प्लस B2/2। मतलब अगर B1 और B2 आपके सपोर्ट की चौड़ाई है तो आपका इन दोनों में से जो कम आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव जो है लेंथ कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की। और कैंटिलीवर की L क्लियर प्लस जो है इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। ठीक है, तो इट्स लेंथ टू द सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ इफेक्टिव डेप्थ। देखिए गलत दिया हुआ है, सेंटर ऑफ सपोर्ट नहीं। अगर ये आपका कैंटिलीवर बीम है ना, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है आपकी, मान लीजिए ये, तो यहाँ के सेंटर आप सपोर्ट से नहीं लिया जाएगा, सपोर्ट के सेंटर से प्लस D/2 नहीं, ये फेस ऑफ सेंटर यानी L क्लियर प्लस D/2 होगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। इट्स लेंथ टू फेस ऑफ सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ये भी गलत है। इट्स लेंथ टू द सेंटर ऑफ सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ, गलत है। इट्स लेंथ टू फेस ऑफ सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, बिल्कुल सही। सपोर्ट के फेस से और इफेक्टिव डेप्थ का आधा जब आप जोड़ेंगे तब आपका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 456/2000 in design of flexural member for
curtailment reinforcement shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist flexure for a distance equal to whichever is greater expect in simple support or the end of cantilever। देखिए कर्टेलमेंट का जमसम पूछा गया है, तो ये आपका आईएएस कोड का क्वेश्चन है। लिखा है जो थर्ड ऑप्शन आप पढ़िए, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर आर 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार, यही आपका सही होगा, 12 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार और इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ अ सिटी given the sewage released is 100 mld with average BOD at 5 days is 200 milligram per liter and the domestic sewage quantity released 0.1 kg per person per day। देखिए ये निकलता कैसे, देखिए आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर जा रहा है, ठीक है, तो 100 मिलियन लीटर पर डे है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 इंटू 100 मिलियन लीटर पर डे हो गया ना, पर डे में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे, तो मिलीग्राम है तो इसको करेंगे पहले इसको करेंगे 10 टू द पावर -6, ठीक है, तो केजी हो जाएगा। और मिलियन लीटर पर डे को अगर चेंज करना है तो ठीक है। अब इसको देखिए लिखा है 0.1 केजी पर पर्सन पर डे, तो इसको 0.1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यूनिट कट जाएगी। तो आप कैलकुलेट करके बताइए, यहाँ 10 टू द पावर 6 हो जाएगा मिलियन लीटर में बदलने के लिए, तो ये आपका कट जाएगा और बचेगा 200। तो ये ऑप्शन दिया है 20। हाँ देखिए देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया, यही आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत लंबा है, लेकिन आपको अगर हम जो है जिस तरह से बताए हैं, आप देखिए जो भी आपका सीवेज है और कितना रेट से जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल आएगी, और उसको जो आपका जो है डोमेस्टिक क्वांटिटी रिलीज जो होती है वो केजी पर पर्सन पर डे में होती है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Calculate the super elevation to be provided on horizontal curve of radius 100 meter. Design speed is 50 kmph and the design coefficient have lateral friction is 0.15 is fully developed। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, देखिए बार बार आते हैं तो क्वेश्चंस को देखते रहिए। लिखा है रेडियस आपका 100 मीटर दिया हुआ है कर्व का, और क्या कह रहा है, डिजाइन स्पीड 50 kmph है, 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो आप बताइए, और ये जो आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो पूरा 1.5 डेवलप हो रहा है, तो E प्लस एफ बराबर V²/GR आपको पता है। यहां से आपको E कैलकुलेट करना है, F पूरा लगा देंगे आप 0.15 का, B आप यहां से कैलकुलेट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। R आपका 100 मीटर दिया है, G आपका 9.81 पता होता है, तो आप यहां से सारी वैल्यू पता चल गई, तो E कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर कैरीज अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड, 0 इंटेंसिटी एट द फ्री एंड 3 किलोन्यूटन पर मीटर एट द फिक्स्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड विल बी। आपको जो है रिएक्शन ज्ञात करना है फिक्स्ड एंड पर, वही आपका शियर फोर्स होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉइंट पर। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहां पर सपोर्टेड है और कुछ इस प्रकार की इसमें लोडिंग की गई है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ठीक है, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली बेरिंग। यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है और यहाँ पे कितना है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर की, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर की लंबाई है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा। तो अगर हम शियर फोर्स एट ए की बात करें तो कितनी वैल्यू होगी शियर फोर्स की, चूंकि यहाँ पर कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है इसलिए शियर फोर्स की एक ही वैल्यू होगी, और वो होगी आर ए के बराबर। किसके बराबर होगी, आर ए के बराबर। साइन की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि केवल वैल्यू बताना है, तो साइन कंसिडरेशन अभी हम नहीं लेंगे। अब रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो सिग्मा एफ वाई बराबर अगर आप 0 करें तो नीचे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम माइनस में लें तो क्या हो जाएगा, -3 × 4/2, ठीक है, यही तो होता है टोटल फोर्स। इसका एरिया निकाल लेंगे, वही टोटल फोर्स हो जाएगा, यानी 1/2 × 3 × 4 इक्वल टू प्लस आपका आर ए इक्वल टू 0, यानी आर ए बराबर हो जाएगा -6 किलो न्यूटन। और हमने आपको बताया शियर फोर्स आपका आर ए के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिकमेंडेड कैम्बर वैल्यू ऑन द रिलेटिवली इम्परवियस परफेक्ट सरफेस। अब हमको बताइए
कि आपको परसेंटेज में वैल्यू नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है, बस कैम्बर के बारे में आप जानते हैं कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो है जो पानी अगर वर्षा हो रही है तो इसके सब ग्रेड में जो है पानी या सब सॉइल में ना जाए, जबकि इसके सरफेस से बहते हुए अदर साइड में, दोनों साइड में चला जाए, जिससे आपका जो सब ग्रेड है और आपकी रोड का पेवमेंट है जो भी है आपका क्या हो, सुरक्षित रहे। तो अब बताइए, जब इम्परवियस जो है पेवमेंट है, इम्परवियस पेवमेंट आपका कौन सा होता है? बिटुमिनल वाला तो होता नहीं है आपका, ठीक है। जो सीमेंट कंक्रीट का होता है आपको पता होगा, सीमेंट कंक्रीट का जो होता है उसमें देखिए आप इम्परवियस होता है, उसमें से पानी का पर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसमें जो कैम्बर रखते हैं आपको पता है स्ट्रेट लाइन लगते हैं, लेकिन चूंकि इसने स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है तो मिनिमम कैम्बर हम देखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो कितना दिया है? 1.7 से 2%, 1.7% से 2%, ठीक है। अगर आपको सीमेंट कंक्रीट के लिए नहीं याद था तब भी आप इस तरह से सोच के लगा सकते हैं, और अगर याद है 1.7 से 2% तो आप आराम से लगा देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The value of runoff coefficient C for bituminous and cement concrete pavement lies between, मतलब कह रहा है बिटुमिनस है और या सिर्फ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, उसके लिए क्या कह रहा है? रनऑफ कोफिशिएंट। अच्छा हमको बताइए रनऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? कि रनऑफ में जो भी वर्षा हो रही है, मतलब जो भी रनऑफ है उसमें मल्टीप्लाई, जितनी मात्रा में वर्षा हुई उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो हमको रनऑफ मिल जाएगा। तो बताइए अगर आपकी कोई भी इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर है तो इस पर मान लो 10 mm वर्षा हुई, तो हमको ये रहता है कि 10 mm वर्षा हुई तो 10 mm आपको रनऑफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ा? 1 से करना पड़ा, लेकिन इससे थोड़ा कम जो है कह सकते हैं इम्परवियस लेयर है, थोड़ा बहुत 10% पानी आपका क्या कह रहा है इसमें चला जा रहा है, लेकिन फिर भी परवियस लेयर की तरह है। तो 10 mm वर्षा हुई यहाँ पर, तो हम इसमें अगर जो है 10% पानी चला जा रहा है तो 0.9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 9 mm मिल जाएगा रनऑफ। समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये आपको क्यों बता रहे हैं कि देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है तो हमको रनऑफ मिले, वही रनऑफ कोएफिशिएंट होता है। आपको वैल्यू नहीं याद है लेकिन आपको पता है सीमेंट कंक्रीट और बिटुमिन रोड होता है वो आपका एकदम इम्परवियस की तरह कार्य करता है, इम्परवियस की तरह कार्य करता है। इसका मतलब जो है लगभग 90 से 80% आपका क्या करता है? पानी को रनऑफ के रूप में दे देता है। तो वही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 से 0.9 आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से, तो आपको पूरा क्या रनऑफ के रूप में जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। तो समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करते हैं? कोई भी वैल्यू डाटा ज्यादा याद नहीं होते हैं आपको, लेकिन आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक ऑफ 640 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज सेक्शन व्हेन द स्लीपर डेंसिटी इज m+5। अब आपको ये बताना है कि अगर आपको स्लीपर डेंसिटी m+5 दी है ब्रॉड गेज के लिए, तो पहले आपको पता होना चाहिए ब्रॉड गेज की जो रेल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता होगा 13 मीटर ली जाती है, 12.89 मीटर होती है लंबाई, लेकिन हम इसको 13 मीटर लेते हैं। तो आप बताइए 13 मीटर की लंबाई है और 13 मीटर में m+5 जो है, 13 मीटर में m+5 जो है आपके क्या यूज हो रहे हैं? स्लीपर, यानी 13 + 5 बराबर 18 स्लीपर्स आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। 13 मीटर में 18 स्लीपर यूज हो रहे हैं, तो 1 मीटर में कितने यूज होंगे? 18/13 स्लीपर, तो 640 मीटर में कितने यूज होंगे? 18, 13, 40 निकाल लो भैया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर flowing a circular pipe of 1 meter, bedded parameter laid a slope of 1 in 100, pipe is running full। अब हमको बताइए, क्वेश्चन ही गलत दिख रहा है। बेडेड पैरामीटर दे दिया है 1 मीटर, बेडेड पैरामीटर आपको 1 मीटर दे दिया है, और क्या दिया है? स्लोप दे दिया है 1 in 100 का, और क्या दिया है? आपका रफोसिटी फैक्टर दिया है 0.01। आपका रनिंग फुल है, आपको वेलोसिटी क्या ज्ञात करना है? वेलोसिटी तो v बराबर होता है 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। r का मतलब होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस कहलाता है, और यहाँ पे बेडेड पैरामीटर दिया है, और कहीं पे आप बताइए कहीं पर एरिया निकालने का जुगाड़ दिया है? नहीं दिया है। तो ये जो यहाँ पे बेडेड पैरामीटर लिखा है यहाँ पर r होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर r होना चाहिए था। तब आप इसको रखेंगे तो 1/0.01 इंटू 1⁻²/3 इंटू √1/100 करेंगे इसको, तो b बराबर हो जाएगा 0.01 इंटू 1/10,
मतलब 1/0.1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई और ऑप्शन में भी दिया है आपका, और यही ऑप्शन आपका सही भी किया गया था 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे वेटेड पैरामीटर ना लेकर हाइड्रोलिक मीन रेडियस लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तभी आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट अ डेप्थ ऑफ इतना हाइट ऑफ इमर्ज सरफेस। लिखा है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट डेप्थ 2/3 होगा। अगर टॉप सरफेस से बात करें तो 2/3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिखा है सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट अ डेप्थ हाइट इमर्ज सरफेस। देखिए ऊपरी सरफेस से बात करेगा तो 2/3 पर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है एज पर IRC स्टैंडर्ड एग्रीगेट सब्जेक्टेड टू साउंडनेस टेस्ट what should be test should have an average loss in weight not more than। जो सामने टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें जो वेट का लॉस हो रहा है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। when tested in sodium sulfate after 10 cycles। ठीक है, 10 साइकिल सोडियम सल्फेट में टेस्ट किया जा रहा है तो वेट लॉस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट अगर आपका IRC के अकॉर्डिंग एग्रीगेट्स का कर रहे हैं तो बताइए, ये तो बहुत आसान है। कितना होना चाहिए? 12%। याद रखिएगा किसके लिए? जब आप सोडियम सल्फेट से कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 12%। एक और कोई जो है होता है इंग्रेडिएंट, उससे करने पर 10% लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A simply supported beam has a span 8 meter and is subjected to point load 60 kilonewton and EI is constant throughout the length. Magnitude of the slope at any support will be। कुछ नहीं पूछा है यार, ये तो कुछ नहीं पूछा है, मजाक कर दिया। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका जो EI है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ में 8 मीटर की लंबाई है इसकी। और क्या कह रहा है कि 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है किस कहां पर? सिंपली सपोर्टेड बीम है, इतना सब्जेक्ट टू 60 किलो न्यूटन लेंथ मैग्नीट्यूड। अब सेंटर पर ही मानेंगे, कहीं पे दिया ही नहीं कहां पे लग रहा है, तो सेंटर पर ही मान लीजिए 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है और आपका स्लोप पूछा जाता है किसमें, तो WL स्क्वायर अपॉन 16 EI, यही तो होता है आपका। ठीक है, तो आप बताइए W आपका 60 किलो न्यूटन है, L8 का स्क्वायर अपॉन 16 EI तो 120 अपॉन EI, वही तो होगा 240 अपॉन EI। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है कोई? हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ब्लेड्स फॉर पेल्टन टरबाइन गिव्स बाय द टाइडन। टाइडन वाइडन को नहीं जानते, आपको पता होगा। पेल्टन टरबाइन का जो नंबर आप क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ब्लेड्स, तो Z बराबर आपका क्या होता था? 15 प्लस D/2D, यही तो होता था 15 प्लस D/2D। तो वही पूछा है आपका, पहला ही ऑप्शन आपका सही दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 3 मीटर carries point load of magnitude 10 kilonewton each at 1 meter and 2 meter from the left support. Magnitude of shear force at the left support। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है आपका और लेफ्ट सपोर्ट पे shear force पूछा है। तो देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम है और कितना 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबी है और कह रहा है कि 10 किलो न्यूटन का जो है मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा है और फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से 1 मीटर और 2 मीटर, यहां से 1 मीटर पर, फिर यहीं से 2 मीटर पर, तो यहीं से 3 मीटर, यही होगा, मतलब 1-1 मीटर की गैप पर है। ठीक है, और 10-10 किलो न्यूटन का लोड है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट सपोर्ट ए सपोर्ट है वहां पर आपका शियर फोर्स पूछा है, तो RA 10 किलो न्यूटन हो जाएगा और RB भी आपका 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। कैसे भाई? सिमेट्रिक लोड लगा हुआ है, टोटल लोड का आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा। ठीक है, तो 10-10-20 हो गया, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर। ठीक है, ये इतना तेज करने की कोशिश करिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यहाँ पर कह रहा है शियर फोर्स, तो यही देखिए जहां पॉइंट लगता है वहां शियर फोर्स की 2 वैल्यू आती है हमेशा। अगर हम शियर फोर्स एट पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। इनिशियली क्या आएगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कोई लोड नहीं है
तो वहां पर पहले शियर फोर्स की जो वैल्यू 0 किलोन्यूटन आएगी और फिर ये जो वैल्यू होगी ये देखिए, अगर आप शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाते हैं भाई साहब, क्यों बनाते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं ना आप। जब आप यहाँ पे देखेंगे 10 किलो न्यूटन, तो यहां से शुरू करते हैं यहां तक 10 किलो न्यूटन तक जाते हैं ना, तो इसका मतलब पहले 0 था तब तो 10 किलो न्यूटन पहुंचा। तो कभी भी पॉइंट लोड होगा तो हमेशा दो वैल्यू आएंगी आपकी, एक पहली वैल्यू होगी जो इस लोड लगने से पहले होगी, लेकिन अगर वहीं यूडीएल होता तो यूडीएल में आप देखते हैं ऐसे बढ़ता है, यूबीएल होता तो क्यूबिक पैराबोला जाता, मतलब 0 से ही बढ़ रहा है तो एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपका पॉइंट लोड है तो हमेशा दो वैल्यू शियर फोर्स की आएगी, एक 0 आ जाएगा, एक 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेन लैमिना अबाउट इट्स सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस। इसमें देखिए, इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है, डी के टर्म में ना आपने पढ़ा होगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, लेकिन इसमें आर के फॉर्म में दिया, मैंने क्वेश्चन गलत किया था क्योंकि डी बराबर हमने r/2 लिख दिया था, जबकि डी बराबर आपका होगा 2r, यहाँ पे 2r रखिए, पाई 2r की पावर 4 अपॉन 64, तो पाई r की पावर 4 अपॉन 4 आएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The reason for using curved vanes over flat vanes in hydraulic turbine, देखिए कर्व वेन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो हायर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है एज पर 456/2000 शियर reinforcement may be provided to carry a shear force equal to when tau c shear force due to design bond of VU shear strength due to design load and VUS shear strength of shear reinforcement, V is the breadth of the member, D is the effective depth of the member। अरे यार, तो इसमें आपने पढ़ा होगा ना, BU बराबर होता है आपका टाउ सी इंटू BD होता है, ठीक है, और आप जब निकालते हैं V बराबर और BS निकालते हैं आप ना, तो BU माइनस टाउ सी BD करते हैं ना, यही तो करते हैं। BS बराबर VU माइनस टाउ सी इंटू BD, BUS, ठीक है, हम लिमिट स्टेट से बता रहे हैं, तो BUS बराबर होता है BU माइनस टाउ सी इंटू BD, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं है, थर्ड ऑप्शन में जो बीच में माइनस होना चाहिए था वो चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वही आपको पूछा है, VUS आपको ज्ञात करना है, तो VUS बराबर होता है VU माइनस टाउ सी इंटू BD, तो थर्ड ऑप्शन में आप माइनस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 रिगार्डिंग स्लेंडरनेस लिमिट a simply supported or continuous beam shall be so proportioned that the clear distance between lateral restraints does not exceed whichever is less D, where D is the effective depth and beam width V है और compression फेस मिडवे बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन, ये सब कुछ नहीं। देखिए इसमें कह रहा है स्लेंडरनेस मतलब लिमिट्स की बात कर रहा है बीम के लिए। तो देखिए एक बीम आपकी होती है सिंपली सपोर्टेड, एक कैंटिलीवर की, तो जो सिंपली सपोर्टेड के लिए लिमिट होती है वो 250 बी स्क्वायर अपॉन डी, 250 बी स्क्वायर बाई डी, देखिए यही दिया हुआ है, और क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे 60 बी होगा, ठीक है, 250 बी स्क्वायर डी और 60 बी, इनमें से जो अधिक होगा, ठीक है, वो आपकी स्लेंडरनेस लिमिट होगी, ठीक है। और कैंटिलीवर की बात करें तो 100 बी स्क्वायर बाई डी और 25 बी, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, ये आपकी स्लेंडरनेस रेशियो टॉर्जन में यूज किया जाता है मेनली इसका, ठीक है, जब टॉर्जन कैलकुलेट करते हैं, टॉर्जन में जो स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं बीम की, तो वहां पे इसका मेन यूज आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है टू द प्राइमरी सेटलिंग बेसिंग are 26 meter in diameter and 2.1 meter in depth. If the discharge is 26,000 meter cube per day and the detention period time is 2.4 hour, calculate the volume of tank. वॉल्यूम ऑफ टैंक, देखिए इसमें जो विड्थ और डेप्थ दिया है इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। जब हमको दिया है डिस्चार्ज दिया है 26,000 मीटर क्यूब पर डे, 26,000 मीटर क्यूब पर डे आपको दिया है, और डिटेंशन पीरियड आपको दे दिया है 2.4 आवर। तो हमको टैंक के डायमीटर और डेप्थ और बेथ से कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, हमको मीटर क्यूब लाना है, आवर से गुणा करके डे में कन्वर्ट करके मीटर क्यूब ले आएंगे, वही तो आयतन होगा, वही तो हमारा होगा। तो क्या करिए
26,000 इंटू मीटर क्यूब पर डे है। इसमें अगर हम डिटेंशन पीरियड 2.4 H से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी हमको घंटे में बदलना होगा, तो एक दिन में कितने होते हैं 24, तो आएगा 0.1, ठीक है। 0.1 को करेंगे तो यहाँ पे 2600 मीटर क्यूब आ गया आयतन। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है 2 प्राइमरी सेटलिंग टैंक, मतलब 2 टैंक हैं, तो भाई डिस्चार्ज तो दोनों टैंक में आ रहा होगा ना, तो ये आयतन दोनों टैंक का आएगा। और अगर आप 2600 बटे 2 कर देंगे तो 1300 मीटर क्यूब एक टैंक का आयतन होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना था यहाँ पे बस। तो आपका कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम रोडवे विड्थ ऑफ सिंगल लेन ब्रिज एज पर IRC। देखिए आपने सिंगल लेन रोड पढ़ा होगा तो 3.75 मीटर इसकी जो पेवमेंट विड्थ होती ली जाती है, लेकिन अगर कई सारे जो है कई लेन्स में डिवाइड है तो आप 3.5 मीटर ले लेते हैं। लेकिन यही अगर ब्रिज रोड की बात किया जाए तो यहाँ 3.75 की जगह पर 4.25 मीटर लिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कितना लिया जाता है 4.25 मीटर। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following type of turbine has the degree of reaction equal to 0? इनमें से किस प्रकार की टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पता होगा फ्रांसिस टरबाइन के लिए भी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, और मैं बताऊंगा आपको कितना होता है, ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा। और थॉमसन के लिए भी होता है, कपलान के लिए भी होता है, लेकिन पेल्टन टरबाइन जो होती है उसके लिए, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन है ही नहीं, अगर रिएक्शन टरबाइन नहीं है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होना ही होना इसका। तो पेल्टन के लिए आपका जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 होता है। और आपकी पेल्टन टरबाइन कौन से प्रकार की टरबाइन है, आपकी इंपल्स टरबाइन होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड। इनमें से किस प्रकार के टेस्ट में जो फेल्योर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। तो आपने पढ़ा होगा ट्राइएक्सियल टेस्ट जो है डिटरमाइंड नहीं होता है, अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट वही ट्राइएक्सियल टेस्ट का एक ग्रुप है, तो उसमें भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता। बेल शियर टेस्ट उसमें फेल्योर प्लेन की बात ही नहीं होती है। तो आपका जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसी में आपका फेल्योर प्लेन प्री डिटरमाइंड होता है। तो 93rd का क्या हो जाएगा, थर्ड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है which of the following is used as a dryer in varnish। वार्निश में कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ड्रायर के रूप में यूज किया जाता है, तो बताइए, इसको आप बताइए। हाँ सही बात है, लिथार्ज जो है किसके किस तरह यूज किया जाता है, ड्रायर के रूप में। अगला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 4 मीटर वाइड सब ग्रेड ऑफ अ न्यू स्टेट हाईवे फॉर 1 किलोमीटर लेंथ एट रेट इतना। अरे यार इसमें कुछ करना नहीं है, 4 मीटर चौड़ा है और 1 किलोमीटर लंबा, यानी 1000 से गुणा कर देंगे तो 4000 मीटर स्क्वायर एरियम बनाना है, और 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपए है, तो 4000 गुणे 50 कर दिए तो 20, इतना हो जाएगा 20,000 रुपए। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of lateral strain to the linear strain is called। lateral strain और linear strain का रेशियो का क्या कहलाता है, पॉइसन रेशियो, म्यू, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्जागीज एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी कंसीडर। टर्जागी का जो एनालिसिस होता है किसके लिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए, तो क्या कंसीडर करते हैं एनालिसिस में अपने, जनरल शियर फेल्योर। सॉइल का कैसा फेल्योर हुआ है, जनरल शियर फेल्योर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है द डाइजेशन ऑफ सेटल्ड स्लज इज कैरिड आउट बाई। बताइए आप, सेटल्ड स्लज की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर सेटल्ड स्लज है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो हमेशा एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। कैसा होता है, एनएरोबिक। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेंस। इनमें से कौन सा जो पंप है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, कहां से, वाटर सप्लाई मेंस के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सियल फ्लो पंप, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ अ बेल्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन द लेंथ ऑफ बेल्टेड जॉइंट इज ग्रेटर देन टाइम्स ऑफ बेल्ट थिकनेस। आप बताइए इसको, ठीक है। हाँ, अगर आपकी बेल्ट लेंथ जो है वो 150 एस से जो है ज्यादा, मतलब 150 टी से ज्यादा हो जाती है तो आपका क्या कहलाता है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इसका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा देखते हैं 150 टी या उससे कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है कि स्टील प्लेट इज 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक। द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज 15 mm। The net sectional
एरिया ऑफ प्लेट इज, आपको बताना है प्लेट का नेट सेक्शन एरिया बताना है। तो कुछ करना है, देखिए बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में जब एरिया ज्ञात किया जाता है तो कभी भी जो है होल का एरिया नहीं दिया जाता है, ठीक है, हमेशा बोल्ट का एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर 25 सेंटीमीटर की वाइड की थी, जो है आपकी प्लेट थी, उसमें से 15 mm का होल कर दिया गया, यानी 1.5 mm का, और थिकनेस कितनी है इसकी 10 mm है, यानी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Normally in estimating the value of property at particular year, obtained original cost minus amount of depreciation up to previous year। देखिए हमेशा हम कहते हैं कि जब आपको बुक वैल्यू ज्ञात किया जाता है तो कैसे किया जाता है। मान लीजिए पहले वर्ष जो है, पहले वर्ष जब प्रॉपर्टी बनी तो इसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, ठीक है। एक साल बाद इसका डेप्रिसिएशन 1,000 हो गया, तो जब मतलब जो है कहते हैं इसको घटा देंगे एक साल के बाद, तो उस वर्तमान समय में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी बुक वैल्यू 9,000 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगले साल फिर 1,000 अगर डिप्रिसिएशन हो गया तो ये इस साल के लिए ये जो है बुक वैल्यू ना होके कॉस्ट कहलाएगी, और इससे घटा देंगे तो इस समय इसकी बुक वैल्यू 8,000 हो जाएगी। तो ये बुक वैल्यू होती है कि अगर हम लास्ट ईयर तक के जो है डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारा वो बुक वैल्यू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि which of the following statement is not true regarding the largest size aggregate to be used in concrete? The maximum size of aggregate is not limited by mixing, handling and placing technique। गलत है। मैक्सिमम साइज, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है इसमें। जो मैक्सिमम साइज होती है एग्रीगेट्स की वो हमेशा फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। कि इससे देखिए जो अब बताते हैं आपसे, मान लीजिए 2 बार्स हैं जो उनके बीच का स्पेसिंग होता है और एग्रीगेट का साइज +5 mm से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिए। जो आपका लीस्ट, जो आपका प्लास्टर की थिकनेस होती है उससे 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो है दिए हुए हैं, ठीक। तो आप जो है इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, अगर है तो आप उसको करके लाएंगे, ठीक है, तो मतलब बताएंगे उसको, फिर मैं उसको कल सॉल्व कराऊंगा। अगर है देखते हैं तो नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा कम पढ़ाएं क्योंकि थोड़ा सा काम है और क्वेश्चन हमें लगता है पूरे हैं, कम नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर करिए अच्छा लगे तो, और लाइक भी करिए, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए भाई। और क्वेश्चन जो है डेली देखिए, बहुत फायदा आपका होने वाला है, ठीक है, एसएससी में। बहुत बहुत धन्यवाद।